हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट की सीरीज़। हमने ऑलरेडी द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 एंड द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918 कंप्लीट कर लिया है एंड उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएटेड है मेरे पेज पे, तो आप जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं वीडियो, और उसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगी। अब हम रन कर रहे हैं द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 की सीरीज़, जिसकी ऑलरेडी 3 लेक्चर वीडियोस अपलोडेड है और उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, तो आप अकॉर्डिंगली जाके उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे तो जाके वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर मैं एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जाके ज्वाइन कर ले और वेट कीजिए सरप्राइज़ के लिए। जल्द ही आपके सामने सरप्राइज़ आने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी वरना शायद मैं बोल ही दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो आज का जो हमारा पहला सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 23 और ये पार्ट 4 में है। पार्ट 4 हमारे बात कर रहा है ऑफ द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 23 हमें क्या बताता है? तो ये बता रहा है टाइम फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने का क्या टाइम होगा, कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सब बारे में बात कौन कर रहा है? सेक्शन नंबर 23। तो देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 24, 25 एंड 26, नो डॉक्यूमेंट अदर देन अ विल shall be accepted for registration unless presented for that purpose to the proper officer within 4 months from the date of its execution। यानी कि यहाँ पे क्या बात कर रहा है? यहाँ पे बात कर रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट जो है ना, जो कि अदर देन विल है, विल को छोड़ के कोई दूसरी डॉक्यूमेंट है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, नहीं किया जाएगा जब तक उसको 4 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट नहीं किया जाए डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से। यानी कि विल के लिए तो अदर प्रोविज़न है, लेकिन अगर अदर देन विल है ना, तो इसके लिए प्रेजेंटेशन कब करना होगा आपको? विदिन 4 मंथ्स। कब से 4 मंथ? फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। राइटिंग थोड़ा इग्नोर करिएगा, आपको समझ तो आ ही गया होगा वैसे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो 4 मंथ जो है ना, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो 4 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 23 में, ये याद रखिएगा। अब इसका प्रोवाइजो है, ये क्या बता रहा है? प्रोवाइडेड दैट अ कॉपी ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर में बी प्रेजेंटेड विद इन 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिक्री और ऑर्डर वॉज मेड और वेयर इट इज अपीलेबल विद इन 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम फाइनल। प्रोवाइजो हमें ये बता रहा है कि जो कॉपी होती डिक्री या ऑर्डर की, ठीक है, डिक्री और ऑर्डर की जो कॉपी है उसको प्रेजेंट किया जाएगा कितने दिनों के अंदर? 4 महीने के अंदर। 4 महीने के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा। जिस दिन से ऑर्डर या डिक्री मेड की गई है उस दिन से 4 महीने के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा वैसे डिक्री और ऑर्डर की कॉपी। और अगर वो अपीलेबल है ना, अगर उसके अगेंस्ट अपील जा सकती है, तो 4 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम फाइनल। यानी कि जिस दिन आपकी डेट खत्म हो गई अपील करने के लिए, उस दिन से वो फाइनल हो जाती है उसके 4 मंथ के अंदर, ठीक है। तो ये 4 मंथ का जो टाइम पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 23 में, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो है कि 23A। अब ये बता रहा है री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट में हमें री रजिस्ट्रेशन मतलब दोबारा रजिस्ट्रेशन कराता है। अब देखते हैं किस सेक्शन, किस चीज़ से रिलेटेड, कौन से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है ये सेक्शन, ठीक है। तो नॉट वेस्टर्निंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट, इफ एनी केस a document requiring registration has been accepted for registration by a registrar or sub-registrar from a person not duly empowered to present the same and has been registered, any person claiming under such document may within 4 months from his first becoming aware that a registration of such document is invalid present such document or cause the same to be presented in accordance with the provision of part 6 for re-registration in the office of registrar of the district in which the document was originally registered, and upon the registrar being satisfied that the document was so accepted for registration from a person not duly empowered to present the same, he shall proceed to the re-registration of the document as if it had been not previously registered and as if such presentation for re-registration was a presentation for registration made within the time allowed therefore under part 4
and all the provision of this act as to the registration of documents shall apply to such re-registration, and such document if duly re-registered in accordance with the provision of this section shall be deemed to be have been duly registered for the purpose of from the date of its original registration. अब देखिए ये सेक्शन तो बहुत ही बड़ा था, पढ़ते पढ़ते ही मैं थक गई, तो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इसकी मीनिंग जो है ना वो बहुत ही सिंपल है। इसमें बस यही बताया जा रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट जो है ना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसको प्रेजेंट किया गया है, बट ऐसा पर्सन प्रेजेंट कर रहा है जो ड्यूली ऑथराइज नहीं है प्रेजेंट करने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन के लिए उस वैसे डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो 4 महीने के अंदर अंदर जिस दिन जो है वैसा पर्सन अवेयर हो गया कि उसने मतलब 4 महीने पर जो ड्यूली ऑथराइज पर्सन था वो अवेयर हो गया कि ऐसा रजिस्ट्रेशन कराया गया है और वैसे डॉक्यूमेंट पे जो रजिस्ट्रेशन है इनवैलिड है क्योंकि ड्यूली एम्पावर्ड पर्सन ने प्रेजेंट नहीं किया था, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, वो जो है वो री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देगा, यानी कि फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देगा। कब अप्लाई करेगा? विद इन 4 मंथ, जिस दिन से वो अवेयर हुआ है, ठीक है। 4 महीने के अंदर करना है जिस दिन से वो अवेयर हुआ री रजिस्ट्रेशन के द्वारा, री रजिस्ट्रेशन के लिए। और रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाई करेगा खुद को कि ये जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है, ऐसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो बोनाफाइड पर्सन है, तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए और फिर उसको ऐसे रजिस्टर किया जाएगा जैसे वो कभी प्रीवियसली रजिस्टर हुआ ही नहीं था। तो सिंपली यही बता रहा है, अगर किसी पर्सन ने जो ड्यूली एम्पावर्ड नहीं उसने रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया और वो जो रजिस्टर हो भी गया, तो फिर अगर 4 महीने जिस दिन से पता चला है उस पर्सन को कि ऐसा हो गया रजिस्ट्रेशन जो इनवैलिड है, तो वो बताएगा रजिस्ट्रार को, री रजिस्ट्रेशन के लिए डाल देगा पार्ट 6 के अकॉर्डिंग। देखिए पार्ट 6 के अकॉर्डिंग, उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, तो फिर से ये री रजिस्टर्ड हो जाएगा और जो है ऐसा माना जाएगा कि पहले कभी रजिस्टर नहीं हुआ था। तो सिंपल मीनिंग था, बस इतनी लंबे चौड़े में लिख दिया है, ठीक है। इसका प्रोवाइजो क्या बोल रहा है कि विद इन 3 मंथ फ्रॉम द 12th डे ऑफ सेप्टेम्बर 1917 एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ document to which this section applies may present the same or cause the same to be presented for re-registration in accordance with this section, whatever may have been the time when he first become aware of the registration of document was invalid। प्रोवाइजो बोल रहा है 3 मंथ के अंदर अंदर, कब से? 12th डे ऑफ सेप्टेम्बर 1917। अगर कोई पर्सन जो क्लेम कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर जिसमें ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो प्रेजेंट करेगा उसको और फिर प्रेजेंट कर देगा री रजिस्ट्रेशन के लिए इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। और यही है जिस दिन से वो अवेयर हुआ, उस फर्स्टली अवेयर हुआ उस दिन से 3 महीने के अंदर, ठीक है। जब अगर ये 12 सितंबर ये जो डेट है ना, कट ऑफ डेट जो दिया है, इस दिन से 3 महीने के अंदर की बात कर रही है, इसीलिए इसमें प्रोवाइजो दिया है। इस दिन ये जो है ना कट ऑफ डेट है, अगर ये है तो इसके 3 महीने के अंदर अंदर, अदरवाइज आपको 4 महीने के अंदर मिलता है जिस दिन से आप फर्स्ट अवेयर हुए हो, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट इनवैलिड है, उसका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड है, ठीक है। और अगर 12 डे ऑफ सितंबर है तो इससे 3 महीने के अंदर अंदर। ये हो गया हमारा 23A। अब हम आते हैं 24 पे, जो हमें बता रहा है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एट डिफरेंट टाइम। अब सेवरल पर्सन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, डिफरेंट टाइम पे कर रहा है, तो व्हेन देयर आर सेवरल पर्सन एग्जीक्यूटिंग डॉक्यूमेंट एट डिफरेंट टाइम, सच डॉक्यूमेंट में बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन विद इन 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इच एग्जीक्यूशन। यहाँ भी 4 मंथ का कट ऑफ आपका डेट है, यानी कि जब सेवरल पर्सन जो है ना एग्जीक्यूट कर रहा है कोई डॉक्यूमेंट डिफरेंट टाइम में, अलग अलग टाइम में, तो वैसे डॉक्यूमेंट जो है ना वो प्रेजेंट किए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए और री रजिस्ट्रेशन के लिए कितने टाइम के अंदर? 4 महीने के अंदर अंदर। किस दिन से? जिस दिन से एग्जीक्यूशन हुआ है उस दिन से 4 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। जहाँ सेवरल पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट डिफरेंट टाइम पे। ये था हमारा 24। अब 25 पे आता है, ये बता रहा है प्रोविजन वेयर डिले इन प्रेजेंटेशन इज अनअवॉइडेबल। अब जहाँ है ये क्या बता रहा है, जहाँ डिले जो है ना प्रेजेंटेशन में वो अनअवॉइडेबल था, तो क्या होगा? इफ ओइंग टू द अर्जेंट नेसेसिटी और अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट एनी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अ कॉपी ऑफ द डिक्री मेड in India is not presented for registration till after the expiry of the time herein before prescribed in that behalf, the registrar in cases where the delays in presentation does not exceed 4 months may direct that on the presentation of a fine not exceeding 10 times the amount of the proper registration fee such document shall be accepted for registration।
अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बता रहा है कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस से अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट था या अर्जेंट नेसेसिटी थी, जिसके कारण जो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन था ना वो डिले हो गया। ठीक है, तो अगर डिले हो गया ना डेट ऑफ प्रेजेंटेशन अनअवॉइडेबल सिचुएशन में या अर्जेंसी में, तो फिर आप रीज़न दे देंगे रजिस्ट्रार को और सफिशिएंट रीज़न पे आपको क्या है वो अलाउ कर देगी रजिस्ट्रेशन फ़ी के साथ और फाइन के साथ। जो है पेमेंट ऑफ फाइन जो है ना वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 10 टाइम ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, और वैसा डॉक्यूमेंट क्या होगा एक्सेप्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। फाइन याद रखिएगा 10 टाइम्स, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, 10 टाइम्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और प्लस उसके साथ जो है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का जो फीस होता है वो भी लगेगा। तो ये दोनों अमाउंट देके जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं डिले के बाद भी, अगर सेटिस्फाई कर दिया आपने रजिस्ट्रार को। अब क्लॉज 2 में यही बोल रहा है, अगर ऐसा जो है ना अप्लीकेशन सब रजिस्ट्रार को मेड किया गया तो वो फोर्थविथ वो तुरंत क्या करेगा फॉरवर्ड करेगा अपने सीनियर रजिस्ट्रार को जिसके नीचे वो सबऑर्डिनेट है। ठीक है, ये था बस क्लॉज 2 में। अब आते हैं 26 में जो बता रहा है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया। अब कोई डॉक्यूमेंट आउट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट हुआ है तो क्या होगा, तो जब कोई डॉक्यूमेंट purporting to have been executed by all or any of the parties out of India is not presented for registration till after the expiry of the time herein before prescribed in that behalf, the registering officer, if satisfied that the instrument was so executed and that it has been presented for registration within 4 months after its arrival in India, may on payment of the proper registration fee accept such document for registration। यानी कि क्या बोल रहा है, अगर कोई डॉक्यूमेंट आउट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट हुआ है तो जहाँ कोई डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट हो रहा है बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टीज जो इंडिया के बाहर हैं और वो प्रेजेंट नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए टिल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड हियर इन आफ्टर बिफोर मेंशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो कि इंस्ट्रूमेंट जो एग्जीक्यूट हो गया है और दैट इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 4 मंथ आफ्टर इट्स अराइवल, तो क्या करेगा ऑन पेमेंट ऑफ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फी एक्सेप्ट कर लेगा वैसे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन। समझ में आया कि कोई डॉक्यूमेंट जो है ना वो किसी भी पार्टी के द्वारा जो है वो प्रेजेंट कर दिया जा रहा है आउट ऑफ इंडिया में। ठीक है, जब तक उसका एक्सपायर नहीं हो जाता है टाइम तब तक वहाँ पे कर दिया और यहाँ पे नहीं कर पाए क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया थे, तो वो जब भी इंडिया में आएंगे उसके 4 महीने के अंदर अंदर अगर प्रेजेंट कर दिया और इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया है आउट ऑफ इंडिया में और यहाँ 4 महीने के अंदर कर दिया तो फिर उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा इंडिया में। ठीक है, ये बोल रहा है 26। फिर 20, अब देखिए 4 महीने 4 महीने 4 महीने, हर जगह 4 महीने, आपको ज़्यादा डेट याद करने की ज़रूरत नहीं, एक 4 मंथ याद रखिएगा काम हो जाएगा आपका। 27 में क्या बोल रहा है, विल्स में बी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम। विल जो है प्रेजेंट किया जाता है और डिपॉजिट किया जाता है किसी भी टाइम पे। ठीक है, अब विल at any time be presented for the registration or deposit in manner hereinafter provided। अब बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा किसी भी टाइम में रजिस्ट्रेशन के लिए और डिपॉजिट किया जाएगा कैसे, जैसे मैनर में प्रोवाइड किया गया है नीचे। ठीक है, अब देखेंगे हम तो पार्ट 5 पे चलते हैं जो बता रहा है प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब देखते हैं प्लेस कहाँ होगा रजिस्ट्रेशन का, तो प्लेस ऑफ रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लैंड। ठीक है, ये बता रहा है 28। तो प्लेस क्या होगा आपका, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं बट आपको मैं डायरेक्ट पॉइंट पे लाती हूँ कि आपका प्लेस क्या होगा। तो प्लेस ये होगा, सेल बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप डालिएगा एप्लीकेशन विद इन हु सब डिस्ट्रिक्ट द होल और सम पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच सच डॉक्यूमेंट रिलेट इज सिचुएट। यानी कि वो जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जिसके सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है पोर्शन किसी प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन या पूरा प्रॉपर्टी सिचुएट करता है जिससे भी वो डॉक्यूमेंट रिलेट कर रहा है। तो यानी कि जो मेन चीज़ था सब रजिस्ट्रार के पास जो सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, जहाँ पे कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी या पूरे प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है। ठीक है, ये था हमारा 28। अब 29 हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्लेस ऑफ फॉर रजिस्टरिंग देयर अदर डॉक्यूमेंट। अब अदर डॉक्यूमेंट के लिए प्लेस क्या है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट है जो कि डॉक्यूमेंट नहीं है जो 28 में दे गए हैं वो प्रेजेंट कहाँ किया जाएगा, वो प्रेजेंट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए ईदर इन द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार जहाँ पे डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट हुआ है, और या तो वहाँ वैसे ऑफिस में किसी अदर सब रजिस्ट्रार के स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जहाँ पे
जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है या क्लेम कर रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर, वो डिज़ायर करता है रजिस्टर कराने के लिए। यानी कि 28 में तो दे रखा है, तो वहाँ पे तो वैसे सब रजिस्ट्रार के पास देंगे, यहाँ पे पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी है। अब कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जो अदर देन 28 में जो मेंशन किया है वो है, तो वो प्रेजेंट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए ईदर ऑफ द ऑफिस में ऑफ सब रजिस्ट्रार। कहाँ पे, देखिए 2 जगह कर सकते हैं। पहली चीज़ सब रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। दूसरे सब रजिस्ट्रार के पास जहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है और जहाँ पे पर्सन चाहता है कि वो उसका रजिस्टर हो जाए। तो ये 2 जगह हैं, दोनों में कोई भी ईदर ऑफ वन, ठीक है। ये था क्लॉज 1। अब क्लॉज 2 था है A copy of a decree or order may be presented for registration in the office of sub-registrar in whose sub-district the original decree or order was made, or where the decree or order does not affect immovable property in the office of any sub-registrar under the state government, at which all other person claiming under decree or order desire the copy to be registered. अब सेम चीज़ जो है कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो अगर वो डिक्री और ऑर्डर के रजिस्ट्रेशन के बारे में है तो वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में करेंगे, जहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसके सब डिस्ट्रिक्ट में वो प्रेजेंट है ओरिजिनल डिक्री या ऑर्डर। और नहीं तो वैसे सब रजिस्ट्रार के पास कर सकते हैं जहाँ आप डिज़ायर करते हैं कि रजिस्टर कराएं। अगर डिक्री और ऑर्डर में है तो भी सेम ही कंडीशन है इसके लिए, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 30 पे, जो बता रहा है रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार इन सर्टन केसेस में रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है। तो एनी रजिस्ट्रार में इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिसीव एंड रजिस्टर एनी डॉक्यूमेंट विच माइट बी रजिस्टर्ड बाय सब रजिस्ट्रार सबऑर्डिनेट टू हिम। तो कोई रजिस्ट्रार जो है अपने डिस्क्रिप्शन में रिसीव कर सकता है और रजिस्टर कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उसके रिगार्डिंग उसके सब रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी था जो उसके सबऑर्डिनेट है। तो वो सीनियर तो कर ही सकता है ना जूनियर का काम, तो यही है। फिर 31 जो है, जो कि आज का लास्ट सेक्शन है, ये हमें क्या बता रहा है, रजिस्ट्रेशन और एक्सेप्टेंस फॉर डिपॉजिट एट प्राइवेट रेसिडेंस, ठीक है, प्राइवेट रेसिडेंस पे भी हो सकता है। इन ऑर्डिनरी केसेस द रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिट ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी मेड ओनली एट द ऑफिस ऑफ द ऑफिसर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट द सेम फॉर द रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिट। ऑर्डिनरी केसेस में क्या होता है, ऑर्डिनरी केसेस में आपको जाना पड़ता है ऑफिस, और ऑफिस जो ऑथराइज ऑफिसर है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट दीजिएगा, डिपॉजिट करेगा, वो सब चीज़ चेक करेगा और आपको रजिस्ट्रेशन करा देगा। लेकिन प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, सच ऑफिसर में ऑन द स्पेशल कॉज बीइंग सोन अटेंड एट द रेसिडेंट ऑफ एनी पर्सन डिजायरिंग टू प्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन और टू डिपॉजिट अ विल और एक्सेप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिट सच डॉक्यूमेंट और विल। प्रोवाइजो बोल रहा है वैसे ऑफिसर्स जो है ना, स्पेशल कॉज में, स्पेशल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं, स्पेशल कॉज अगर दिखाया जाए तो वो रेसिडेंस पे भी अटेंड करेंगे किसी पर्सन का जो डिज़ायर कर रहा है कोई डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने का या डिपॉजिट करना चाहता है विल रजिस्ट्रेशन के लिए या वैसे डॉक्यूमेंट या विल। तो फिर वो क्या करेंगे, स्पेशल कॉज पे वो उसके रेसिडेंस पे भी आएंगे, उसको लेंगे और लेके जाएंगे, चेक करेंगे और देन रजिस्टर कर देंगे। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 31। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अपने अगले पार्ट के साथ, अगले सेक्शंस के साथ, और जल्दी इस एक्ट को भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो टाटा गुड बाय, बट बिफोर दैट कीप वेटिंग फॉर द सरप्राइज, जल्दी आप सबके सामने आ रहा है, सो कीप वेटिंग, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।